नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार नए अंदाज। फिरोजाबाद में आज जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की और किसी तरह से अपनी जान बचाई। विकास दुबे की तरह महिलाएं सब एकदम अटैक कर दिया। पुलिस को मारने लगे। हम लोग यहाँ थे तो सब लोगों पे इन्होंने अटैक किया। उस तरह से सब महिलाओं को, बच्चों को और सबको इकट्ठा करके इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता, पत्थरबाजी और गाली गलौज वाली बात पैदा की। मुकदमा लिख के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी की जारी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने करीब 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद का दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दिलशाद नाम के आरोपी ने 18 साल की प्रेमिका के साथ पहले रेप किया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दिलशाद लड़की की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था और उसने लड़की को फोन कर मिलने के लिए बुलाया, फिर रेप करने के बाद हत्या कर दी। दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजन पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। वहीं वीएचपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। वीएचपी का कहना है कि लखीमपुर खीरी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लखीमपुर में भी 2 महीने के अंदर गोला में, लखीमपुर में और धौरार क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद हुआ है, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका खुद रही संदिग्ध है। पुलिस लड़के के पक्ष से मिल लेती है, उसके बाद ये कह देती है सुसाइड नोट तो हमको पुलिस लड़की के बाप ने दिया है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने इस घटना की काफी निंदा की और आरोप लगाया है कि विशेष समुदाय साजिश के तहत प्रदेश में लव जिहाद फैला रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग बेटी को गलत नाम बताकर चला गया है। कानपुर में अभी शालिनी के लव जिहाद की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं एक और लव जिहाद का मामला सामने आ गया। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम से उसे पहले फंसाया, अब उसे इस्लाम कबूल कर निकाह करने का दबाव डाल रहा है। लड़की ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसने लड़की की तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी है। कहता है कुछ तस्वीर भी नहीं मेरे पास है, तुम्हारी फोटो कुछ, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरी बेटी से कह रहा कि शादी करो, तुम मेरे मुसलमान हो जाओ, मेरे साथ में रह के। मेरी लड़की मानेगी नहीं, हम लोग हिंदू समाज के हैं, कैसे हो जाएगा ये। और लड़के का मेरे कह रहे मुंह काला कर देंगे तुम्हारे दोनों बच्चों का। फिलहाल इनके सभी आरोपों पर अब देखना ही होगा कि आखिर क्या कार्रवाई होती है, कब जाकर इस बेटी को निजात मिलती है। करीर सहमी इस बेटी अब लगातार गुहार कर रही है कि इसकी अगर कोई भी तस्वीर है तो वो वापस मिले और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि और कोई बेटी ऐसे बदमाश का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। बरेली से एक बच्चे को बोरवेल से बचाने की तस्वीरें सामने आई है, जो बेहद खतरनाक है। यहां सड़क के किनारे बोरवेल में फंसे एक बच्चे को बचाने के लिए कुछ लोग कोशिश में लगे थे। इसी बीच एक शख्स रस्सी डालकर बच्चे को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। बच्चे को बचाने की ये तस्वीरें बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके की है। इस दौरान आसपास काफी भीड़ जमा हो गई, जो बच्चे के रेस्क्यू को देख रही थी। रस्सी से बच्चे को खींचकर जैसे ही बाहर निकाला गया, वो तुरंत अपने घर वालों के पास चला गया। रेस्क्यू किए गए बच्चे की उम्र महज 6 साल के आसपास बताई जा रही है। सीएम योगी आज गोंडा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 161 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम योगी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से वो सीधे अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। इसके बाद सीएम ने अस्पताल के हॉल में देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड महामारी, विकास कार्य, कानून व्यवस्था और बाढ़ राहत कार्य को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे भी किया गया। प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है,
लेट न करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर। बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी और चारों जिलों के डीएम, एसपी, सीडीओ मौजूद रहे। सीएम योगी ने यहां स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ खंड के अफसरों को भी बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए। झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में अचानक सुखने नदी में बाढ़ आने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बाढ़ का पानी आसपास के गांव में पहुंच गया है। कई घर डूब गए हैं और गांव की गलियों से लगातार पानी बह रहा है। वहीं नदी के आसपास की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जहां सड़क नहीं डूबी है वहां भी जाने से डर लग रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए हूटर बजाकर घरों में रहने की अपील की है। 4 बजे रात की घटना है, एकदम पानी एकदम जोर से आया, पूरा मकान टूट करके और कम से कम 5 गजे से आ गया। सब कानों के गाँव पानी आया है, बाढ़ से आई से गिर गए सबे मकान, सब चीज सबे पैसा का कवेगा, कुछ नहीं बचो घर में। अचानक आई बाढ़ से लोगों के कच्चे घर टूट गए, पक्के मकानों के अंदर पानी चला गया। बाढ़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने जरूर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वहीं आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ जब प्रशासन की मौजूदगी में बाढ़ राहत सामग्री दी जा रही थी तो वहाँ लोग लाइन में नहीं लगे थे और न ही दूर दूर खड़े थे। वहीं लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि लोग राशन मिलने से थोड़ा संतुष्ट दिखे। एक पैकेट मिला है, आलू मिला है, टिपिया मिली है। अंदर होगा, अंदर कोई देखा छोड़ो। कितने परिवारों का है जी? कितने परिवारों का है? ये 8 आदमी का परिवार है। वहीं बाराबंकी के एक गांव में बाढ़ से लोग परेशान दिखे। यहां आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग लकड़ी की एक ट्रॉली लेकर खुद ही उसे पार कर रहे हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। बाढ़ से दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग का आवागमन बंद हो चुका है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ आने से लोगों में इस समय डर का माहौल है। वहीं जिला प्रशासन भी बाढ़ वाले क्षेत्र में मुस्तैद नजर आ रहा है और बाढ़ से निपटने के लिए चौकी और नाव की व्यवस्था तैयार कर ली है। अभी फिलहाल 2 गांव ऐसे हैं, औड़ान और पथार, जहां जाने वाली सड़क पर जो है पानी आ गया है और अभी वह 2-3 फुट है, तो उससे अभी इतना खतरा नहीं है। अगर और जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ नावें डलवाकर पथार अड़ान जो है तो मापोरी रास्ता बंद पर ही है, आगे तक पानी आ गया है। पानी टाप से हो गया, तेजी के साथ बढ़ रहा है। तेजी के साथ। भोगनीपुर तहसील के एसडीएम राजीव राज और तहसीलदार बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने लेखपालों और ग्रामीणों से बात कर अलर्ट रहने को कहा। पीलीभीत में बाढ़ का प्रकोप अपने उफान पर है। यहाँ जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में शारदा नदी का पानी गांव में घुस गया है, जिसके चलते करीब 6 से अधिक गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी रास्तों पर इतना ज्यादा भर गया है कि बड़े तो किसी तरह से उस रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे बाढ़ में डूब सकते हैं। लोग मजबूरी में बच्चों को गोद में लेकर बाढ़ के पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। रास्ते में पानी भरा हुआ है, बच्चे भी नहीं पार हो पाते हैं, इससे बहुत दिक्कत है आने जाने में। अच्छा, ये पानी कब से भर रहा है? ये बहुत दिन से भर रहा है। क्यों भर रहा है? साल भर तक बाढ़ आता है, सर्द में तो ये पानी आ जाता है। ये भरा रहता है यहाँ बाढ़ का पानी। अच्छा, कब से भर रहा है पानी? लगभग ये 5-6 दिन अंदर ऐसे पड़े रहता है, बहुत सन हो जाता है। तो आप लोग कैसे निकलते होंगे इधर से? पानी से गुजर से निकलता है, कपड़ा उठा के। बाढ़ को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि अधिकारी यहां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं। उनके आने से ग्रामीणों की कोई मदद नहीं हो रही है। नीट और जेईई की परीक्षा के विरोध में छात्रों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई के विरोध में राजभवन का घेराव किया, जिसके चलते पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जेईई नीट परीक्षा टालने के लिए परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है, इसलिए सावधानी बरतते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, उसमें बेहतर गाइडलाइन दी हैं
1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस की परीक्षा होनी है और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। विपक्षी दल परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु कल्वे जव्वाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश जारी नहीं किया जा सकता जो इतने लोगों की सेहत को खतरे में डाल दे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की बेंच ने कहा है कि अगर हम देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। याचिका में देश भर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की ओर से पुरी की रथ यात्रा की अनुमति का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा है कि पुरी जगन्नाथ यात्रा एक जगह पर और एक तय रूट पर होनी थी। उस केस में हमने खतरे का आकलन कर आदेश दिया था और आप देश भर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं। हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे। बता दें कि मौलाना कल्वे जव्वाद मुहर्रम के जुलूस के लिए लखनऊ में धरने पर भी बैठे थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कांग्रेस की ही साजिश थी। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के फोन पर हुई बातचीत से इस बात का खुलासा हुआ है। ऑडियो क्लिप में प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी साजिश पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने रची थी और इसके लिए उन्होंने बाहर से कुछ मजदूरों को पार्टी दफ्तर बुलाया था। ये सब धीरज गुज्जर, प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक है। हम क्या कर सकते बेटा, हम जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष हैं, हमें जहाँ मुर्गा बनी होता बन जाइए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को जरूरत है कि वो बीजेपी को अपने सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए, न कि अपने लोगों को निशाना बनाने में उनकी ऊर्जा बर्बाद करे। कांग्रेस को जरूरत है कि वो बीजेपी को अपना सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए, न कि अपने लोगों को निशाना बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें। योगी सरकार के 12 से ज्यादा मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी संक्रमितों में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक शामिल हैं। जबकि होम गार्ड मंत्री चेतन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सैयद जफर इस्लाम की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। उपचुनाव अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट के लिए होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले जफर इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता और जाना माना चेहरा है। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक के लिए काम करते थे। नहीं, ये तो जनादेश पे है ना, ये संख्या पे है। तो जब आज 2014 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, 288 सीटें मिली। ड्यूश बैंक के एमडी रह चुके जफर की जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में संयोग से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और उन्होंने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत के लिए बीजेपी को चुना। फिलहाल जफर इस्लाम एयर इंडिया के निदेशक मंडल में शामिल हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के 2 मकानों को तोड़ दिया गया। मुख्तार अंसारी ने दोनों मकानों को अपने बेटों के नाम कर दिया था। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाई गई थी, लिहाजा एलडीए ने इन्हें गिराने के आदेश दे दिए। गुरुवार को सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ डालीबाग इलाके पहुंची। यहाँ एक बिल्डिंग में ताला बंद था, जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। फौरन बिल्डिंग खाली कराई गई और बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन तभी कुछ लोगों ने बिल्डिंग गिराने का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी और विरोध करने वालों को मौके से खदेड़ दिया गया।
प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया है। आरोप है कि इन संपत्तियों को अतीक अहमद ने अपनी सियासी रसूख का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से हासिल की थी। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें खुलदाबाद का मकान और चुनावी दफ्तर, चकिया मोहल्ले में 2.5 करोड़ के 2 मकान, धूमनगंज में 1 प्लॉट, धूमनगंज का 1 मकान, MG रोड पर अली टावर की दुकानें शामिल हैं। पुलिस की टीम ने अतीक अहमद की 7 अवैध संपत्तियों की एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी। रिपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि ये सभी संपत्तियां गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई थी। कानपुर के हैलेट अस्पताल में नौकरी के नाम पर रुपए ऐंठने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। ठगी करने वाले शातिर का गुर्गा खुद पुलिस के सामने आकर कबूल किया कि उसने 7-8 लोगों से पैसे लेकर अमित पांडे तक पहुंचाया। अमित पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा लड़के हैं, ये आपको पैसा देंगे, ये ले लेना। वो पैसा हमने ले जाके अमित पांडे जी को दिया है। न्यूज 18 ने अपना सरोकार निभाते हुए ठगी के शिकार लोगों के दर्द को प्रशासन तक पहुंचाया था, जिसके बाद IG कानपुर ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराया गया है। इस पे जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठगी के शिकार लोगों को अब एक आस मिली है कि शायद उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, इसलिए न्यूज 18 को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। मैं न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कल मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान था। जो उन्होंने मेरी बात को सुना और जो मेरी बात सुनी जा रही है उसके लिए बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद में पेरेंट्स ने थाली बजाकर DM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से 10 से 15% ही फीस का हिस्सा लिया जाना चाहिए। हजारों अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के बाद, भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी ऐसी क्या सांठगांठ प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ सरकार और प्रशासन की है कि सब कुछ किया जा रहा है लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज नहीं सुनी जा रही। क्या सरकार 80 करोड़ जनता को अनाज मुफ्त बांट सकती है तो हम अभिभावकों की 3 महीने की फीस नहीं माफ कर सकती? ऊपर से ये बराबर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लोगों को माइंडली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि हमारी मांगे मानी जाए और फीस माफ़ करी जाए। नो स्कूल नो फीस। कि जो सरकार द्वारा अभी तक कदम उठाए गए हैं उनके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं जो स्कूल्स हैं, और इनकी यही मांग है कि जो स्कूल द्वारा फीस मांगी जा रही है, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो 10% या 15% जो भी उनका चार्ज बनता है उसको लेकर स्कूल इतिश्री कर ले। अब देखना ये होगा इनकी इन मांगों को किस तरीके से शासन और प्रशासन अपने जरिए सफल कराता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद और बलिया के बाद अब उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गाजियाबाद और बलिया में पत्रकार की हत्या के बाद अब मेरठ में एक पत्रकार पर हमले की खबर है। यहाँ दबंगों ने एक समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार नवीन के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पत्रकार के भाई को सिर में गंभीर चोट आई है। वही मामले की तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैंने मिल जाता घर पर आया, मिलना है, कुछ काम होगा, मिलने गया। इसके चाचा से मेरा पुराना परिचय है, प्रीतम सिंह चाचा है, नवज्योति स्कूल है, हमारे इवेंट में अक्सर सहयोग करते हैं। आज ही मैंने उनसे जस्ट एक फ़ोन नंबर लेने के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद इसका फ़ोन आया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। आते ही इसने गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कितने लोग थे इनके साथ? 3-4 लोग गाड़ी में, इसकी होंडा सिटी गाड़ी थी उसमें आए थे। 3 लड़के बुलेट पे थे। पुलिस अधिकारियों के माने तो हमलावर आरोपी रविराज नशे में था और मामूली विवाद के बाद उसने दबंगों के साथ पत्रकार के घर पर हमला कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में भाभी गांव में एक परिवार ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने डीएम कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया। पूरे परिवार ने हाथों में पर्चे लेकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने घर पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट की। वहीं उन्हें और उनके रिश्तेदारों को दबंग लगातार धमका रहे हैं। क्या हो गया आपको यहाँ आना पड़ा? सर हमारा घर द्वार में हमको मारा पीटा और रहने नहीं देते, वहाँ से और मार पीट के भगा दिया सर। मेरा घर द्वार सब सर तोड़ दिया। जब घर पे आदमी नहीं मिलते हैं तो औरतों को छेड़खानी करते हैं। कौन लोग हैं ये? राम संत, विजय, राम बाबू, राम बैजू, रामलाल। पीड़ितों का कहना है कि वो दबंगों के डर से अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। 9 लोगों के इस परिवार ने कहा है कि अगर उन्हें डीएम से न्याय नहीं मिलता है तो वो अपनी जान दे देंगे। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में एक बाग में फांसी पर शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बिनौली के जंगल में आज सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली कि एक शव लटका हुआ है पेड़ से,
उस सूचना पे बिनौली पुलिस वहाँ पहुँची और आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई अभी, और शव को उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और सभी जगह उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। लगभग क्या उम्र है उसकी, क्या कपड़े? लगभग 65 साल उसकी उम्र है और कुर्ता पजामा पहने हुए है। पुलिस को मृतक का शव बिनौली के जंगल में मिला। मृतक के पास से कोई कागजात भी नहीं मिले जिससे उसकी पहचान हो सके। वहीं पुलिस ने इसकी पहचान जानने के लिए आसपास के इलाकों में सूचना दे दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर के नक्शे के मुताबिक मंदिर की नींव की नए सिरे से खुदाई की जाएगी। मंदिर की मजबूती के लिए मंदिर निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए सरकार के स्टैंडर्ड कंपनी का ही तांबा इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माण के लिए 10,000 तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तांबे की पत्ती 3 mm मोटी होगी और 3 mm चौड़ी होगी। साथ ही 18 इंच लंबी पत्तियों का उपयोग मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को जोड़ने में किया जाएगा। के जो पत्थर के ज्वाइंट रहेंगे तो एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ने के लिए जहाँ पर उसमें हुक है उसी में ये तांबे की पत्ती का भी इस्तेमाल होगा। सरकार की स्टैंडर्ड कंपनी का तांबा ही लेंगे, उससे क्वालिटी बनी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। पत्थरों को भी परिसर में ले जाने का काम ट्रस्ट जल्द ही करेगा और उसके बाद नींव खुदाई के बाद इन पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की पत्ती का इस्तेमाल होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। सीतापुर में एक आश्रम से 20 लाख रुपए की फर्जी करेंसी बरामद हुई है। इस आश्रम में एक अनुष्ठान चल रहा था जिसकी दक्षिणा में नकली रुपए दिए गए। जब पुरोहितों को रुपए पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने गीता पाठक के आश्रम पर छापा मारा और 20 लाख रुपए की फर्जी करेंसी बरामद की। का भाई ओरिजिनल हो गए पैसे तो हम पन्नी सहित ले आए, गुलाबी पन्नी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा का भाई ओरिजिनल हो गए पैसे तो हम पन्नी सहित ले आए, गुलाबी पन्नी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद करेंसी नकली है जो बच्चों की खेलने वाली है। उस पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। आश्रम संचालिका की तलाश की जा रही है। गुजरात के वलसाड जिले में गुरुवार को सुबह स्याही बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी आर रावल ने बताया कि वलसाड के सारीगाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। ये स्थान अहमदाबाद से 330 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह की सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि स्याही निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों की वजह से परिसर में आग फैल गई। अधिकारी ने बताया कि दमकल की 8 वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। वो करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही नहीं चीन में भी लोकप्रिय हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के एक सर्वे के मुताबिक चीन के 50% लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं और उनकी अगुवाई वाली भारत की सरकार की तारीफ की है। सर्वे में शामिल 70% चीनी नागरिकों का मानना है कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है, जबकि 30% लोगों का मानना है कि दोनों देशों के संबंधों में आने वाले वक्त में सुधार होगा। 9% लोग मानते हैं कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार लंबे समय तक नहीं रहेगा, जबकि 25% लोग मानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। ग्लोबल टाइम्स का सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच आपसी संबंध तनाव के दौर से गुजर रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक संबंध पहले की तरह समान नहीं हो पाए हैं। खबर 1 मिनट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे खबर 1 मिनट में कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।